नमस्कार, खरी बात आदित्य के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज खरी बात में हमारे साथ हैं विकास उपाध्याय जी। विकास उपाध्याय जी का सफ़र जो है छात्र राजनीति से रहा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय सचिव रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, यूथ कांग्रेस में लगातार एक्टिव रहे, यूथ कांग्रेस में भी राष्ट्रीय सचिव, उसके बाद महासचिव की जवाबदारी भी उन्होंने निभाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिलहाल असम के प्रभारी सचिव भी हैं, विधायक तो वो रह ही चुके हैं। बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर है, बहुत छोटी सी उम्र में छात्र राजनीति से आज यहाँ तक पहुँचे। मैं बहुत स्वागत करता हूँ विकास उपाध्याय जी। नमस्कार। नमस्कार। खरी बात सर, खरी बात मतलब सीधी खरी बात, कोई लांग लपेट नहीं। बघेल साहब से संबंध कैसे चल रहा है? देखिए, बघेल साहब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। मैं 3 बार जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना हूँ रायपुर का। जब पहली बार अध्यक्ष बना था तो चरणदास महंत जी अध्यक्ष थे। उसके बाद 2 बार 5 साल भूपेश बघेल जी 5 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। मैं 6 साल में 2 बार भूपेश बघेल जी के साथ काम किया है। भूपेश बघेल जी के साथ संबंध एक पिता और पुत्र का क्या संबंध होता है। हम तो गैर राजनीतिक परिवार के लोग हैं और राजनीति में अगर कुछ सफलता मिली है उसमें बहुत बड़ा योगदान भूपेश बघेल जी का भी है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति, निर्वाचन की राजनीति में कैसे जाना है, कैसे चुनाव लड़ना है, अगर उस पर किसी ने कोई बात को समझाने का काम किया है, सिखाया है, तो मैं समझता हूँ भूपेश बघेल जी वो नेता है। बोलने में कहीं मेरे को कोई संकोच नहीं होगा, जिनसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा है। असम चुनाव में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि 600 करोड़ रुपए दिए गए, फिर बाद में पता चला आपने कहा नहीं दिए गए हैं। इतना पैसा मिलता तो चुनाव की दशा और दिशा कुछ और होती। हाउस बुलाकर कुछ कहा सुनी भी हुई थी, ऐसे भी बंद दरवाजों से खबर आ रही थी। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये सब तो बेकार की बातें हैं। भूपेश बघेल जी जब असम प्रदेश के ऑब्जर्वर के रूप में उनको जिम्मेदारी पिछले चुनाव में दी गई थी, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से 15 साल हम सरकार में नहीं थे और कैसे ग्रास रूट पर काम करके, कैसे बूथ कमेटी बनाकर हम लोगों ने चुनाव इस प्रदेश में लड़ा कि बहुमत से ज़्यादा सीट पर हम चुनाव जीत कर आए। हम 15 साल सरकार में नहीं थे, साधन संसाधनों की कमी थी, उसके बावजूद सरकार कांग्रेस की बनी बहुमत से ज़्यादा सीट में। छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ बनने के बाद इतनी सीट कभी कोई राजनीतिक दल की नहीं आई, कांग्रेस पार्टी की आई। और इसमें सही में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। मैं असम का 5 साल से सह प्रभारी हूँ और असम की तकरीबन बहुत सारी सीटों पर मैं काम करता हूँ। और जिस प्रकार का चुनाव हम लोगों ने पिछले बार लड़ा था, मैं समझता हूँ असम के लोग उस चुनाव को भूल नहीं सकते। असम के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, कार्यकर्ता बनकर भूपेश बघेल जी ने, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ से गए, अलग अलग मंत्री वहाँ पर प्रभार संभाले और जिस प्रकार से ग्राउंड पर वर्क हुआ था, मैं समझता हूँ ऐसा वर्क कभी वहाँ पर नहीं हुआ। और उसके बाद से ही जो बूथ के कल्चर पर काम करने का एक सोच डेवलप हुआ, उसी से हम लोगों ने असम का ये चुनाव भी लड़ा। आज भी भूपेश बघेल जी के उस तेवर को लोग याद करते हैं। आज भी भूपेश बघेल जी फिर से इस चुनाव में भी इस सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में भूपेश बघेल जी को बुलाया गया था। आज भी भूपेश बघेल जी की उतनी ही डिमांड है जितनी छत्तीसगढ़ में उनकी डिमांड है। कार्यकर्ताओं के बीच में जिस जोश के साथ चुनाव, तो कार्यकर्ताओं को लड़ना है, कार्यकर्ता मजबूत होगा, उसका मॉरल बूस्ट होगा तो चुनाव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमको मैदान में तो उनके साथ जाकर लड़ना है। और कार्यकर्ताओं के लिए जो रणनीति उन्होंने बनाई इस चुनाव में भी, मैं समझता हूँ और पिछले चुनाव में भी, वो अपने आप में एक अच्छी सोच थी। और एक अनुभवी नेता जो विधानसभा, लोकसभा के चुनाव, सरकार चलाने से लेकर संगठन तक काम करने वाला व्यक्ति है, वही व्यक्ति तो उस काम को कर सकता है और भूपेश बघेल जी ने उसको बहुत अच्छे से करने का काम किया है। 2021 में जब चुनाव हुआ था असम में, 18 में आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई थी। आपने कहा खूब मेहनत की, क्या हुआ? दूसरी बात, अभी तो इस बार तो स्थिति और ख़राब बताई जा रही है, तो क्या हुआ? सत्ता में रहने पे ज़्यादा मेहनत होती, विपक्ष में मेहनत नहीं कर पाते, क्या होता है? देखिए, ऐसा नहीं, फाइनेंशियल चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जिस प्रकार से शुरू से इस बात के विषय में कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है कि निर्वाचन आयोग कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसका टूल बनकर काम कर रहा है, वो निर्वाचन आयोग को एक टूल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। चाहे वोटर लिस्ट में नाम को काटने की बात हो, जिस प्रकार से पूरे देश का वातावरण बना, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना, नाम कटना, ये तो एक प्रक्रिया है निर्वाचन की जो हमेशा से चलती आ रही है।
एसआईआर के माध्यम से इतना पेचीदा क्यों हुई? क्यों आज पूरे देश में एसआईआर को लेकर लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हर राजनीतिक दल इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहा है? एसआईआर इतना पेचीदा क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के मूल वोटर हैं, जो कांग्रेस जिन बूथों में, जिन विधानसभाओं में, जिन गांव पंचायत में कांग्रेस को सदैव वोट मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से निर्वाचन आयोग का उपयोग करके उन नामों को कटाने का प्रयास किया। हम लगातार लड़ाई लड़ते रहे और इस बार का चुनाव भी बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है। इस बार भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ, आपने वहां के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुना है, किस प्रकार से अशोभनीय बातों को उन्होंने मीडिया में सबके सामने कहा है। उनकी पत्नी के विषय में चर्चा आई, 3 पासपोर्ट के बारे में आई। ये सब बात तो नेट में है, ऑनलाइन है, ये कांग्रेस पार्टी खोज कर नहीं लाई। लेकिन जो ऑनलाइन सब कुछ फर्जी था बताया, बिल्कुल नहीं। ये जो ऑनलाइन विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। विदेश मंत्री का आज तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो फंस गई। कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रही है? पवन खेड़ा साहब इधर से उधर घूम रहे हैं। मैं उसी चीज को कर रहा हूं। पुलिस तो हेमंत शर्मा वहां के मुख्यमंत्री की है, जो लिखाना था लिखा दिया। कोर्ट थोड़ी उनके घर में चले गए, क्या एफआईआर दर्ज किया, उस एफआईआर में क्या लिखा गया है? जबकि पूरे लोग इस बात को जानते हैं कि हेमंता विश्व शर्मा की अरबों और खरबों की बेनामी संपत्ति विदेशों में है। भाई पवन खेड़ा जी ने तो सवाल पूछा है, सवाल पूछना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर आपकी संपत्ति नहीं है तो आपने एफिडेविट में क्यों नहीं दिया? अगर नहीं है तो उसके विषय में भी आपको बात करनी थी। लेकिन जिस प्रकार का बयान वहां के मुख्यमंत्री का आ रहा था, वो अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। 2.5 साल का जब जिक्र आया, विधायकों ने दिल्ली कूच की, कई विधायक मैंने देखा कि पुनिया जी के कोई पैर में गिर रहा था, कोई कहीं कुछ कर रहा था। उस समय विकास उपाध्याय का एक ही स्टेटमेंट आया था कि वो पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ हैं। भूपेश बघेल के साथ है नहीं बोला था, पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ। देखिए, जब राज्य बना, सरकार बनी, हमारी सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री जब बनता है तो विधायक, कांग्रेस पार्टी में विधायक दल तय करता है, ऑब्जर्वर आते हैं। और उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ऑब्जर्वर बनकर आए थे। सभी लोगों ने एक मत से भूपेश बघेल जी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में लिया। अब 2.5 साल वाली बात है या 2 साल वाली बात है तो लीडरशिप जानती है। हम तो एक सामान्य विधायक हैं। लेकिन यहाँ से कूच किए थे सभी विधायकों ने। बात पर आ रहा हूँ, आपने तो नहीं की। हम तो भी नहीं, मैं भी उस दौरान दिल्ली में था। मैं आपको भी इस बात को कह रहा हूँ, अगर भूपेश बघेल जी 2.5 साल से 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं तो कहीं ना कहीं हाईकमान या लीडरशिप की उसमें हामी होगी, तभी तो था। और 5 साल उन्होंने इस प्रदेश को चलाने का काम किया। लेकिन आपने कहा था पार्टी हाईकमान के साथ, तो आपने ये कभी नहीं कहा कि मैं भूपेश बघेल के साथ हूं या टी सिंहदेव के साथ। पार्टी का निर्णय तो मुझको मालूम है, मैं पार्टी का बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हूं। और मैंने आपको बताया, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। NSUI का छोटा सा स्कूल और कॉलेज से हमने यहाँ अपनी राजनीति की शुरुआत की। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरा बायोडाटा देखना, आप मेरा प्रोफाइल देखना, जितना पद मेरे को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जितनी जिम्मेदारी दी है, इस प्रदेश में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कम उम्र में मुझको हर वो चीज़ देने का काम किया। मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ। सब कठिन परिस्थितियों में हमने डट कर मुकाबला किया। लेकिन पार्टी ने इस योग्य तो समझा कि मुझको विधानसभा भी लड़ना है, लोकसभा भी लड़ना है। मैं विधानसभा जीता, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी सेक्रेटरी था। आप बताइए कौन व्यक्ति है जिसके पास में एक ही समय में 2 पद था? और मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसने जिम्मेदारी के साथ काम किया, पार्टी लीडरशिप ने विश्वास किया और इसीलिए मुझको इतनी जिम्मेदारी दी गई। आरोप लगता है कि रायपुर पश्चिम का चुनाव उस समय सरकार ने आपको हरवा दिया। देखिए, ये तो बोलने की बात है। पूरे रायपुर की 4 विधानसभा सीट हम चुनाव हारे। पिछले चुनाव में हम 3 विधानसभा सीट इसमें जीते थे। हमने जी तोड़ काम किया। इस 5 साल में 2 साल का ऐसा भयानक समय भी हम लोगों को देखने को मिला जब कोरोना में लोग अपनी जान दे रहे थे। उस समय भी सरकार के माध्यम से हर जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी का अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता के बीच में उसकी मदद करने के लिए काम कर रहा था। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार किया, क्या भ्रष्टाचार के मामले पर बात किया, एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गए फिर? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी किसके कारण हार गए? वही भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने सेट क्या परसेप्शन? हम जनता का विश्वास नहीं। किसके कारण हार गए? मैं आपको क्या कहा, नाम बताइए किसके देखिए, कारण हार गए? मैं नाम किसी भी व्यक्ति का नाम बताने से कोई मतलब नहीं। चुनाव तो मैं हारा हूं। नहीं, हो सकता है आने वाले समय में वो आदमी को दूर कर दे पार्टी। हो सकता है मेरे में कुछ कमी रही होगी,
तो ऐसे 5 साल में क्या कर दिया विकास उपाध्याय ने? ऐसे क्या उठा पटक कर दिया कि चुनाव हार गए वो? इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कुछ गलतियां, कुछ कमियां हमारे में हो सकती होगी, कुछ कमियां हमारे में होगी जिसकी वजह से हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता, संगठन और सरकार में कोई कमी थी। संगठन और सरकार, कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ काम किया, हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। हो सकता है उस विश्वास को जीतने में कहीं कोई कमी रही होगी, इस वजह से परिणाम हमारे फेवर में नहीं आया, हमारे पक्ष में नहीं आया। लेकिन मैं इसको राजनीति में सेवा का पैमाना नहीं समझता। लोकतंत्र में हार जीत तो एक प्रक्रिया है। हम चुनाव जीते भी थे, हम सत्ता में भी थे, 15 साल पहले नहीं थे, सत्ता में आए और अभी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले साल में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। आपका विधानसभा से लगा हुआ इलाका है पाटन, लगा हुआ इलाका है अमलेश्वर। ऐसा लगता था कि पूरी सरकार का विकास उसी एक विधानसभा, चाहे सड़कों की बात करें, डेवलपमेंट की बात, खूब डेवलपमेंट दिखा। विकास के विधानसभा में विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ये तो कहने की बातें हैं। बराबर रायपुर राजधानी में 4 विधानसभा है, रायपुर ग्रामीण का कुछ पार्ट आता है और 3 विधानसभा दक्षिण, उत्तर और पश्चिम पूरी आती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसी रायपुर राजधानी में गंदा पानी पी के पीलिया से लोगों की मौत हुई है। इसी रायपुर राजधानी में बिजली की प्रॉब्लम थी, इसी रायपुर राजधानी में पेयजल की समस्या थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, इन सब व्यवस्थाओं पर काम किया। हम उन जगहों पर सड़क बनाने का काम किए जहां पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो क्या विकास के काम हुए रायपुर पश्चिम में, आप ही बता दीजिए। पूरा हमने पानी की टंकियां बनाई, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने आत्मानंद स्कूल खोला, हमने आत्मानंद कॉलेज खोला, हमने अलग अलग तरीके से किस प्रकार से उस क्षेत्र का अलग अलग एरिया का विकास करना है। विकास कोई आप ये पुल बन गया, ये बेसिक जो डेवलपमेंट होता है, जहाँ जन समूह रहता है, जहाँ जनता रहती है, जो उसकी मूलभूत समस्या। टैंकरों से पानी जाता था, आपको मालूम है, इसी रायपुर राजधानी में। उन टैंकरों को बंद करने का सबसे बड़ा, अगर किसी का महत्वपूर्ण काम किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। बिजली के खंभों से नंगे तार जाते थे, जिससे हाई टेंशन से लोगों की मौतें, अच्छी कॉलोनियों में, बड़ी कॉलोनियों में जहाँ लोग रहते थे, वहाँ भी लोगों के घरों में मौतें हुई है। हमने केबलों को दुरुस्त किया, बिजली मीटर्स को दुरुस्त किया, बहुत सारी। मैंने आपको क्या कहा, रायपुर राजधानी में जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान कांग्रेस पार्टी की 5 साल की सरकार ने किया। हमको तो 3 साल काम करने का अवसर मिला। उस 3 साल में आज जो सड़कें बन रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार में, बजट में, चाहे महादेव घाट के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे शारदा चौक से तात्यापारा से शारदा चौक तक के मुआवजे की बात हो, चौड़ीकरण की बात हो, ये सब कांग्रेस पार्टी के समय का वित्तीय बजट में पास किया हुआ चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी तो फीता काट रही है, नारियल फोड़ रही है। सड़क को लेकर, रायपुर राजधानी की पूरी सड़कों को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी ने मूलभूत समस्या को देखते हुए रोड, सड़कें बनाई, मैं समझता हूँ इसके पहले कोई सरकार नहीं बना पाई। संगठन में भी आपने लगातार काम किया है, कैसा चल रहा है अभी प्रदेश का संगठन? एक आदेश आता है, जिला अध्यक्ष अपनी टीम डिक्लेयर करता है, दूसरे दिन आ जाता है कि ये तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, फिर एक नया आदेश आ जाता है कि मीडिया में बाइट नहीं देंगे प्रवक्ता, फिर एक नया आदेश आ जाता है कि भाई अब जो है जिलों में वो महामंत्री नहीं कहलाएंगे, उनका नाम जो है वो कार्यालय मंत्री, इस टाइप का कुछ चेंज किया गया। भाई प्रदेश प्रभारी महामंत्री के नाम से रायपुर में नहीं रहेगा या किसी भी जिले में नहीं रहेगा। कि क्यों ऐसा हो रहा है? उस खुद आदेश जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महामंत्री कैंसिल कर दे रहे हैं, फिर कोई आदेश आ रहा है उसको कैंसिल कर दे रहे हैं। तालमेल नहीं चल रहा है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी संगठन सृजन का अभियान पूरे देश में चल रहा है। जो रायपुर में नए जिला अध्यक्ष बने, ये संगठन सृजन के माध्यम से बने। कांग्रेस की लीडरशिप ने, AICC ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग जिलों में भेज के जिला अध्यक्ष रायशुमारी करके, वो रायशुमारी खाली कांग्रेस के सीनियर, जूनियर, यूथ कांग्रेस, NSUI महिला कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक से बातचीत नहीं, इनसे तो हुई, पत्रकार साथियों से भी बात की, प्रोफेशनल से भी बात की, और उसके बाद एक जिला अध्यक्ष को तय करके उसकी नियुक्ति हुई है। उसके बाद नीचे भी उसी व्यवस्था को ले जाने का काम है। उसी प्रकार से जिला कांग्रेस कमेटी भी बनेगी, उसी प्रकार से मंडल कांग्रेस कमेटी भी बनेगी, उसी प्रकार से श्री कुमार मेनन जी मतलब गलती से कमेटी बना दी थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के 70 वार्ड अध्यक्ष के विषय में चर्चा हो रही है, मतलब कांग्रेस में ताकत है,
कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष को कैसी ताकत, मतलब जिला अध्यक्ष के ऊपर जिसकी ताकत है वो कुचल दे, कल बोल देंगे आपको बिल्कुल नहीं। खड़गे जी की अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, प्रदेश अध्यक्ष का कोई पद नहीं होगा तो क्या करेंगे, देखिए, प्रदेश प्रभारी कहलाएंगे दीपक ऐसा भाई, कभी क्या नहीं करेंगे? ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, जो प्रोसीजर कांग्रेस पार्टी का होता है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से एक भूल हो गई कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुमोदित उस लिस्ट सूची को कराना था। कुछ नहीं हुआ, आप सूची देखिए, वही की वही सूची है, कोई सूची में फेरबदल नहीं है। कहीं अगर लड़ाई होती या मतभेद होते तो सूची में ऊपर नीचे होता। सूची 99% वही सूची है, कहीं कोई दिक्कत 1% में खेल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बातचीत के विषय में जारी करना था और इसलिए वो जारी हो गई, कहीं नहीं। दूसरे दिन वो लिस्ट जारी हो गई। कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन बनने के बाद जिस प्रकार सक्रियता से काम कर रहा है, मैं समझता हूं ये अपने आप में बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति का रोज आंदोलन कर रहे हैं, एक दिन आंदोलन करना कठिन होता है और रोज कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। अभी भी कुछ लोगों की शिकायत है कि बघेल जी कभी भी संगठन में बराबर हस्तक्षेप रहता है, पार्टी इसलिए कमजोर हो रही है क्या ऐसा? सुनी सुनाई बात है। देखिए, भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो थे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। जिस जिले में जाएंगे, जिस ब्लॉक में जाएंगे, भूपेश बघेल जी को मिलने भी लोग आएंगे, उनसे बातचीत करने भी लोग आएंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई हस्तक्षेप है। चाहे दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, चरणदास महंत जी बड़े हैं प्रदेश नेता प्रतिपक्ष के रूप में, सब आपसी सलाह मशवरा करके संगठन को चलाने का काम होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मीडिया के द्वारा फैलाई गई बातें हैं, कहीं कोई बात नहीं। आज भी भूपेश बघेल जी 4 बार 5 बार के एमएलए हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकसभा का चुनाव 2 लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। अपने कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया है। महामंत्री कोई ऐसे नहीं बनता, उनका अपना अनुभव है और उनके अनुभव से अगर काम हम कर रहे हैं तो उसका फायदा ही विकास उपाध्याय की सक्रियता कहाँ अचानक गायब हो गई? मूडत जी से हार गए तो हार का अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकल देखिए, पाए। मैं तो विधानसभा का चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, एक बड़ा चुनाव, और रायपुर राजधानी 40 साल से हम रायपुर के लोकसभा को नहीं जीत रहे हैं, उसको भी मेहनत करके हमने लड़ा। मैंने आपको कहा कि लोकतंत्र में हार जीत मायने नहीं है, ठीक है, लेकिन हम किन लोगों से लड़ रहे हैं, किस विचारधारा से हम लड़ रहे हैं। मैं लगातार जब से मैं NHY का स्कूल यूनिट में बना था तब से लेके आज तक एक भी दिन बिना कोई जनसेवा किए मैं घर नहीं जाता। मैं अगर सफ़ेद कपड़ा पहनकर निकल रहा हूँ और दिन भर उस ठीक रहता है तो घर वाले मेरे पूछते हैं कुछ काम नहीं किए क्या आज। मैं पिछले 4 महीने से लगातार असम के अंदर, क्योंकि मैं प्रभारी हूँ और असम का चुनाव ही साल था, जिस प्रकार से वहाँ बूथ से लेके ब्लॉक से मंडल से लेके सब पर काम करना था, तो मैं महीने में 25 दिन वहाँ रहता था। लेकिन उसके बावजूद वो 5 दिन छत्तीसगढ़ में रह के यही पाठ्य पुस्तक निगम के भ्रष्टाचार को विकास उपाध्याय ने उठाया है। बढ़ते बिजली बिल को लेकर अगर जन सुनवाई चल रही है तो वहाँ लेकर लोगों को हम ही जाते हैं। यहाँ अपराध को लेकर लगातार जो घटनाएं, हत्या, लूट, डकैती, अवैध नशा बिक रहा है, इसको लेकर रोज चक्का जाम से लेके आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। 101 FIR है मेरे ऊपर में। अगर सक्रियता की कहीं कोई बात आती, ये 101 FIR किसी को मारने की, किसी का कॉलर पकड़ने की, किसी की जमीन कब्जा करने की नहीं है। ये धरना प्रदर्शन आंदोलन जनहित में हमने लोगों का काम किया, लोगों के साथ खड़े रहे, उसको लेकर पुलिस अलग अलग पुलिस थानों में FIR है। सत्यनारायण जी के साथ 2 लोग आगे बढ़े, सत्तू भैया हमारे, प्रमोद दुबे जी, विकास उपाध्याय। ऐसा क्या हुआ कि सत्तू भैया का बेटा वो भी चुनाव हार गए? आपस में आप लोग का क्या हुआ पता नहीं, आप भी चुनाव हार गए, प्रमोद जी भी चुनाव हार गए। तो ये आपस में चुनाव हारे हैं कि पार्टी ने, बीजेपी ने हराया, कि खुद की आपस की लड़ाई के चक्कर में तीनों निपट गए? देखिए, रायपुर राजधानी कांग्रेस पार्टी के लिए कठिन क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सत्यनारायण शर्मा जी की आपने बात किया। मैं नहीं समझता भूत और भविष्य में कोई दूसरा सत्यनारायण शर्मा जी यहाँ जन्म लेगा। जिस प्रकार की सक्रियता, जिस प्रकार की जनसेवा सत्यनारायण शर्मा जी में है, हम तो उनसे ही सीखकर राजनीति में यहाँ है। मैंने आपको पहले भी कहा, मेरे पेरेंट्स भी, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स का पी नहीं जानता, राजनीति का राह नहीं जानता। अगर हमने कुछ सीखा है, कुछ कमिटमेंट सीखा है, कुछ जनसेवा के भाव सीखे, तो कहीं ना कहीं सत्यनारायण शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्हीं का योगदान है कि हम यहाँ संगठन के अलग अलग पदों में पहुँचे। और मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी
हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रमोद दुबे जी भी टिकट पाए, महापौर के भी टिकट पाए, लोकसभा के भी टिकट पाए। सत्यनारायण शर्मा जी यहाँ 8 बार के विधायक रहे हैं, उनके साथ उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला। और देखिए, किसी भी एक अनुभवी व्यक्ति के साथ जब आप काम करते हैं तो उसके अनुभव का लाभ आपको 100% मिलता है, अगर ईमानदारी से आप उस तो दुबे जी और आपके झगड़े के कारण दोनों चुनाव हार गए क्या? आपने उनको निपटाया, उन्होंने आपको निपटाया, दोनों निपट गए। मैंने आपको कहा हम परिवार के रूप में काम करते हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तब दुबे जी महापौर बने थे। इस 70 वार्डों में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तब दुबे जी महापौर बने थे। कभी ऐसी कोई भावना हम दोनों के बीच में नहीं है। मैंने आपको कहा कि कुछ गलतियां, कुछ कमियां हमारे में रही होगी, गलती मैं नहीं कहूँगा, कुछ कमियां हो सकती है। हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। हमको लगता है लोकतंत्र में जनता का विश्वास से बड़ा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हम विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए चुनाव नहीं जीत पाए। प्रयास है, मेहनत कर रहे हैं कि वो विश्वास वापस जीत ले। वो विकास उपाध्याय कहाँ गए जो डॉक्टर रमन सिंह के समय शंकर नगर में ही हुआ करता था पीएससी का दफ्तर, धरने पर बैठे रहते थे, लगातार विरोध करते थे, गड़बड़ियों को उजागर करते थे। 18 से 23 के बीच में इतना बड़ा पीएससी कांड हुआ कांग्रेस सरकार में, विकास उपाध्याय के मुंह से कुछ नहीं निकला। और ऐसा पीएससी कांड जिसका चेयरमैन जेल चले गया, सब कुछ हुआ, भाई भतीजा बहू इतने लोगों को पीएससी का अधिकारी बना दिया गया उनके द्वारा। विकास उपाध्याय बिल्कुल खड़े नहीं हुए सरकार। देखिए, ऐसा नहीं, आपको लगता होगा गलती नहीं हुई थी। देखिए, जिस प्रकार से जो सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, देखिए, तो जब सहिया बहे कोतवाल तो डर का है कि भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शन सेट किया और उस परसेप्शन गलत था वो, पीएससी में गड़बड़ी नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल इसको मैं तो कह नहीं सकता क्योंकि ये गड़बड़ियों को मैं मान नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको और क्या सबूत चाहिए बताइए? भतीजा भाई बहू बहुत सारे लोग अंदर हैं। कैसे हैं? पूरे देश, क्यों पूरे देश में अंदर हैं। ईडी की जो कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रही है, जो अलग अलग तरीके से ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो रही है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में अकेले नहीं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर अकेले नहीं, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति का जो विरोध करेगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके गलत योजनाओं के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ेगा, जो गलत नीति के लिए खड़ा होगा, उसके खिलाफ ये मामला लगेगा। और रही पीएससी की बात, अगर पीएससी में कोई गड़बड़ी हुई है तो दूध का दूध पानी का पानी निकल कर आएगा। हम वो व्यक्ति हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद तो यूथ के साथ सबसे ज्यादा जुड़े हैं, आपको नहीं पता चला कि इस एक कारण से आपकी सरकार चली गई? देखिए, छत्तीसगढ़ की पीएससी के एग्जाम की अपनी कहानी है। छत्तीसगढ़ राज्य बने आज 25-26 साल हो गया। हर साल पीएससी की परीक्षा होनी चाहिए। आप भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से जुड़े हैं नितिन जी, आप बताइए कितनी परीक्षा होनी थी और कितनी परीक्षाएं हुई? 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी परीक्षाएं कराई और कितनी परीक्षाएं होनी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू से पीएससी को लेकर एक अलग तरीके से उसको, जिस प्रकार भ्रष्टाचार या जिस प्रकार से उसको एक अलग बना दिया, मैं समझता हूँ उसी की भेंट ये पीएससी भी चढ़ी होगी। और जो लोग, देखो, जो कल्प्रिट है वो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, कोई छुप नहीं सकता। अगर किसी ने गलत काम किया है तो पकड़े जाएंगे। और बात रही लड़ाई लड़ने की, सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा परिणाम की बात हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक ही पर्टिकुलर विद्यालय के लोगों को प्रवीण सूची में लाने की बात हो, या पीएससी का मामला हो, सबसे ज्यादा लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई ने लड़ी है। 18 से 23 में वो लड़ाई कहाँ गई? बिल्कुल, उस समय भी देखिए जो गलत चीजें हैं, 18 से 23 में कुछ गलत नहीं हुआ, राम राज्य। मैंने आपको क्या कहा, देखिए, जो गलत होगा, जो गलत किया होगा वो अब दूध का दूध पानी का पानी भी होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कोई रुकने वाला है, लेकिन जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उस परसेप्शन को आज लोग बात कर रहे हैं। आज लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों का गलत निर्णय था, गलत सोच थी। आज कांग्रेस पार्टी को लोग पूछ रहे हैं, कल चुनाव हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी 15 सीट में भी नहीं आएगी। मतलब ये बात करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लोकतंत्र में परिणाम, रिजल्ट, चुनाव बाद में होते हैं, बाद में आते हैं चुनाव होने के बाद। लेकिन मैं अभी आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर रिजल्ट आकर बोलेंगे ईवीएम में छेड़छाड़। देखिए, आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, मैंने आपको क्या कहा, जनता के विश्वास पर सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास करके जनता ने उनकी सरकार बनाई थी। क्या इस दिन के लिए बनाई थी कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो निःशुल्क था उसमें पैसा लगेगा? क्या ये सोच के बनाया था
कि गौठान गायों के लिए बनाया गया था, लेकिन वहाँ शराब परोसी जाएगी? क्या ये सोच के बनाया गया था कि यहाँ रोज माताओं बहनों की आबरू लूटी जाएगी, हत्या लूट डकैती जैसी वारदातें होगी? कमिश्नरी बना दिया आपने, आपकी आंख के नीचे हत्याएं हो रही है। जब जब आप बात करते हैं क्राइम की, सरकार शासन क्राइम की बात करती है, कोई एजेंडा बनाती है, अपराधी आपको चैलेंज करता है, चुनौती देता है, अपराध करता है, वीडियो बनाता है और उसको सोशल मीडिया में वायरल करता है, बंदूक लहरा रहे हैं, चाकू तलवार लहरा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब ये सब चीज़ देख के कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जनता इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठा सा सपना दिखाया था, वो जो आज सबके सामने निकल कर आ गया। पत्रकारों के खिलाफ भी खूब एफआईआर हुई आपके शासनकाल में, बाबा ने भी कराई, बघेल जी ने भी कराई। उस समय भी कुछ नहीं कहा आपने, भाई गलती पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर तो नहीं होनी चाहिए था, बेवजह एफआईआर की गई, बेवजह धमकाया गया, घर घर जाकर लोगों को धमकी दी जाती थी, सही था ये? देखिए, राजनीति के कई पहलू हैं, जो आपको दिखता है वो होता नहीं। पत्रकारों से आप किन पत्रकारों की बात करते हैं? आप जैसे लोगों की, या जो रिनाउंड लोग हैं उनकी बात करते हैं? कुछ लोग इसको धंधा बना लिए हैं। मैं पत्रकारिता के काम प्रोफेशन पर सवालिया निशान नहीं उठा रहा हूँ, वो तो तीसरा स्तंभ है, लेकिन कुछ लोग इसको धंधा बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का काम, लोगों को परेशान करने का काम, और ये सामने दिखा है, किसी से छुपा नहीं है। जो लोगों ने गलत, मैंने आपको क्या कहा, ये लोकतंत्र है, जनता के बीच की सच्चाई है। कोई भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो नेता हो चाहे पत्रकार हो, वो कभी भी गलत काम करेगा तो आप ये मत सोचिए कि वो एक्सपोज नहीं होगा। जो गलत काम करेगा वो आखिरी सवाल, अगले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? देखिए, अभी तो इसको कहना, समय पूरा हो रहा है नहीं, भाई इसको देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर समय सीमा ये तो हम लोगों के हाथ में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवान आदिवासी नेता हैं, 2 बार 3 बार के विधायक हैं, लोकसभा के सांसद रहे, अनुभवी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, स्टूडेंट लीडरशिप से एनएसयूआई की राजनीति से यहाँ तक अपना सफ़र तय किया है, और आज की तारीख में सरकार की हर गलत नीति का विरोध कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि, देखिए, संगठन कल कौन अध्यक्ष बनेगा नहीं बनेगा उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आज की तारीख में दीपक बैज जी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और एक संगठन का जो अध्यक्ष होता है, मैं समझता हूँ उसकी भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने सुना विकास उपाध्याय जी को, असम के प्रभारी सचिव में बड़ी जिम्मेदारी है, छात्र राजनीति से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तमाम विषयों पर हमने इनसे बातचीत की। खरी बात में इतना ही, अगली बार फिर आपकी किसी से मुलाकात ऐसे शख्सियत से कराएंगे जो नेता हो, अनुभवी हो, ऐसे इंसान से खरी बात करेंगे जिसकी खरी बात आप सुनना चाहते हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।